नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो हमारी क्लास है उसमें भी हमारी न्यूट्रिशन साइंस जो कि हम घटना चक्र की प्रैक्टिस इस समय कर रहे हैं, तो उसी के 25 प्रश्न रहेंगे और कल की क्लास में और 25 होंगे। उसके बाद न्यूट्रिशन साइंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा घटना चक्र के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद हमारी नई ब्रांच चलेगी, वो हम आपको आगे बता देंगे जब हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आज का जो हमारा प्रथम प्रश्न है वो क्या है, प्रकृति से सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की ज़रूरत हमें नहीं होती है। ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन डी और डी ऑप्शन है विटामिन ई। तो हम सभी जानते हैं प्रकृति से अगर हमें सीधे तौर पर कोई विटामिन मिलता है वो होता है विटामिन डी। जो विटामिन डी होता है वो आप सभी को पता होगा दो प्रकार का माना जाता है, दो रूपों में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, एक तो आपका ऑर्गोस्ट्रॉल होता है, ठीक है, जो कि हमें कहाँ मिलता है, ये हमें पादप जगत से प्राप्त होता है। पादप जगत से आप जानते हो पेड़ पौधे जैसे कि पत्तियां हो गई, वनस्पति हो गई, वहाँ से ये हमें प्राप्त होता है। इसको ऑर्गो कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। ऑर्गो सेम रहेगा, कैल्सीफेरॉल जो कि आपको पता है इसका क्या है रासायनिक नाम है, उसको ऐड कर दो तो हो गया आर्गो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, जोड़ ही देती हूँ मैं, आर्गो कैल्सीफेरॉल। दूसरा प्रकार होता है, एक प्रकार तो आपका ये हो गया। ठीक है, दूसरा जो प्रकार होता है वो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। और ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है जंतु जगत में हम लोगों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये दो तरीके से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये हमारे त्वचा के नीचे जो होता है स्टोर होता है और जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो कोलेस्ट्रॉल ही विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं जो विटामिन डी है हमारे शरीर में ही पाया जाता है, बस एक्टिवेट कब होता है, जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे और थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर विटामिन ए की, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाता है और कमी से आपको पता है रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी का आपको पता है इनोसिटोल नाम है। ओके, इनोसिटोल नाम है और बहुत सारे नाड़ी तंत्र संबंधी विकार या त्वचा संबंधी समस्याएं यहाँ देखने को मिलती हैं। विटामिन डी का आपको पता है कैल्सीफेरॉल है, अभी हमने बात की थी। और विटामिन ई का क्या है, तो टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं जल्दी से आगे बात करेंगे क्वेश्चन 2 की। एक बार सभी लोग जो भी नए आए हो वो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हो, और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट। क्वेश्चन 2 है, शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं। ए है वसा, बी है विटामिन, सी है फॉस्फोरस, डी है प्रोटीन। तो हमारी आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रण की जब भी हमारी बात चलेगी तो हम किसको आंसर करते हैं, एक तो आपका विटामिन होता है या फिर आपके क्या होंगे खनिज। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन विटामिन। विटामिन क्या करते हैं आप सभी जानते हैं, एक तो ये दो तरीके से हमें प्राप्त होते हैं, एक होते हैं जल में घुलनशील, दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील। तो हम वसा में घुलनशील की बात करेंगे तो चार मुख्य आते हैं, ए, डी, ई और के। ठीक है, यहीं पर हम जल में घुलनशील की बात करेंगे तो बी और सी आपके दो विटामिन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये क्या करते हैं आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, साथ ही साथ रोगों के प्रति हमारी रक्षा करते हैं, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये विकसित करते हैं। विटामिन जो होते हैं हमारे शरीर में क्या करते हैं, ब्लड को कह सकते हैं ना, हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं उनमें जूस होते हैं तो कह सकते हैं ये ब्लड को बनाने में काम करते हैं। क्यों, क्योंकि विटामिन किससे मिलते हैं, फलों से मिलते हैं। फलों में बहुत सारे जो विटामिन होते हैं जो हमारे खून को निर्माण या खून को साफ करने का काम करते हैं, जिससे हमारी त्वचा भी साफ होती है। ठीक है, तो ये विटामिन जो होते हैं वो ब्यूटी का काम भी करते हैं। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। हेरिंग, मैकरल, सालमन तथा सॉल्ट इन मछलियों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पर विटामिन ए पाया जाता है, बी है विटामिन बी पाया जाता है, सी है विटामिन के पाया जाता है, डी है विटामिन ई पाया जाता है। तो ये जो होती हैं मछलियाँ, इनको हम हेरिंग, मैकरल और सॉल्मन या सॉर्डन कहते हैं। ये जो सबसे अच्छी स्रोत अगर किसी चीज़ की है तो विटामिन ए की प्लस विटामिन डी की, तो दोनों ही सही होता है। यहाँ पर डी नहीं दिया है तो इसलिए ए ऑप्शन सही है। विटामिन ए की ये अच्छा स्रोत मानी जाती है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा ये विटामिन डी का भी अच्छा स्रोत मानी जाती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो
तो ऐसा नहीं है कि विटामिन बी बिल्कुल भी नहीं मिलता है। विटामिन बी में भी अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर राइबोफ्लेविन मिलता है इनमें मछलियों में, ठीक है। राइबोफ्लेविन इन मछलियों में देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसके अलावा नियासिन जो आपका विटामिन B3 का नाम है वो मिलता है, और थायमीन। ये 2-3 विटामिन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बेशक विटामिन बी ग्रुप के सारे विटामिन नहीं मिलेंगे तो, लेकिन राइबोफ्लेविन, थायमीन की जो मात्रा होती है यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा जो बचे वो भी थोड़े बहुत मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर पता होगा जो विटामिन के है आपको किससे मिलता है। विटामिन के है आपको सभी पत्तेदार सब्जियां, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, पत्तेदार सब्जियों में, मटर में विटामिन के की जो होती है प्रचुरता पाई जाती है। जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन के, फैलिक्विनोइन पाया जाता है। यहाँ पर विटामिन ई की जब भी बात होगी तो लाल ताड़ के तेल में इसकी प्रचुरता होती है। साथ ही साथ दालों के अंकुर जो हो गए, गेहूँ का अंकुर हो गया, उसके तेल में भी विटामिन ए की प्रचुरता होती है। नॉर्मल सभी को पता है कि ये क्या करता है, प्रजनन के लिए सहायक है। तो इसलिए हमने जो मेन चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसकी बात की, ठीक है। और रासायनिक नाम की हमने लगभग बात कर ही ली है कई बार, तो वो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य वर्ग की इनमें अनुशंसा की गई थी, ये आपको बताना है। क्या ए है 4 खाद्य वर्ग की, बी है 5 खाद्य वर्ग की, या सी है 7 खाद्य वर्ग की, या डी है 11 खाद्य वर्ग की। तो आप एम एस स्वामीनाथन के विषय में तो जानते ही होंगे। कौन थे ये? कृषि वैज्ञानिक थे, और हाल ही में इनका आई थिंक निधन हो गया, ठीक है। इनका जन्म जब हुआ था वो हुआ था कब? 7 अगस्त में हुआ था इनका जन्म। 7 अगस्त में तो हुआ था, लेकिन 1925 का ये टाइम पीरियड था। 7 अगस्त 1925 में क्या हुआ, इनका तमिलनाडु के कुंभकोणम में जन्म हुआ। तमिलनाडु सब जगह याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि हाल में निधन हुआ है, इस वजह से ये क्वेश्चन बन सकता है जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, जो कि जगह थी तमिलनाडु में कुंभकोणम, कुंभकोणम, ठीक है। कुंभकोणम जगह थी। आपको पता है बीए के सिलेबस में ये इनके विषय में स्वामीनाथन, राधा कृष्णन, इन सब के विषय में बहुत डीपली दिया हुआ है होम साइंस की बुक्स में। तो ये प्रश्न भी बन सकते हैं क्योंकि ये होम साइंस की बुक में काफ़ी प्रचुरता से दिए हैं बीए की बुक में, ठीक है। बीए की सिलेबस में है इस बार। तो इन चीज़ों को आप पढ़ते रहिए क्योंकि हो सकता है वहाँ से सिलेबस आपसे मतलब क्वेश्चन कर लिए जाएं। इन्हें कई बार पुरस्कार भी मिले, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार आपके होते हैं, पद्मश्री इन्हें मिला, ठीक है। पद्मश्री मिला इन्हें, ठीक है। पद्म भूषण मिला इनको, पद्म भूषण मिला। तो आप जानते हो ये काफ़ी अच्छे पुरस्कार हैं हमारे देश के, और इनसे इन्हें सम्मानित किया गया। और इन्होंने 11 खाद्य वर्ग की अनुशंसा की, जिसमें अगर हम थोड़ी सी बात करें, क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर आपको जानकारी होनी चाहिए। पहले हम प्रथम की बात करें कि अनाज, ठीक है। अनाज, अनाज में क्या आता है? ज्वार, बाजरा, जो भी आपके अनाज आते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ज्वार बाजरा के साथ साथ, ठीक है। तो लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, किंग ऑफ मिलाइट्स किसे कहते हैं, ठीक है। किंग ऑफ मिलाइट्स, किंग्स ऑफ, ठीक है। तो आपका यही आंसर होगा, क्या होगा? ज्वार, ठीक है। मिलेटस किसे कहते हैं? तो ये होगा, क्या होगा? आपका ज्वार होगा। ज्वार ना मिले तो आप बाजरे को आंसर में कर सकते हो, ठीक है। तो पहला इनका क्या था? अनाज था। दूसरे की अगर हम बात की, इन्होंने क्या अनुशंसा की? दूसरा इनका खाद्य वर्ग था दालें, ठीक है। दालें थी। और दालें के बाद अगर बात करें तीसरे में सब्जियां थी, ठीक है। सब्जियां थी, ये नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है ये आपसे, ठीक है। सब्जियां थी। इसके बाद फल थे, 5वें में फल थे, और फिर गिरियाँ और तिलहन थे। इसके बाद छठे में आता था दूध एवं दूध से बने पदार्थ, और जो 7वां था वो मांस, मछली तथा प्राणिज जो उत्पाद, डेयरी उत्पाद होते हैं उससे संबंधित था। और जो आपका 8वां था वो अंडे से संबंधित था। नमा जो था वसा एवं तेल से संबंधित था। और जो 10 था वो मिर्च एवं मसाले से संबंधित था। और जो लास्ट था 11, उसमें शक्कर एवं स्टार्च युक्त आहार की अनुशंसा इन्होंने की थी। और बात एक यहाँ पर अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, जब भी फूड पिरामिड की कोई भी इस तरीके की बात चलेगी तो ये चीज़ें हमेशा लास्ट में ही आती हैं, शक्कर एवं स्टार्च, ओके। तो यहाँ पर इतना क्लियर हुआ, कितने खाद्य वर्ग? 11 खाद्य वर्ग की इन्होंने अनुशंसा की थी। क्वेश्चन है यहाँ पर 5। त्वचा का झुर्रियों से युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है कुपोषण का, अल्प पोषण का, गरिष्ठ भोजन का, या डी है कोई भी नहीं।
तो ये जो लक्षण आपके होंगे कुपोषण के माने जाते हैं। कुपोषण कई जगह आपको 3 प्रकार का मिलेगा देखने को, कई जगह आपको ये 4 प्रकार का मिलेगा देखने को। अगर हम 4 प्रकार की बात करेंगे तो एक होता है आपका अल्प पोषण, ठीक है, अल्प पोषण होता है। दूसरे की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो होता है अत्यधिक पोषण, अत्यधिक पोषण हो जाता है। अगर हम तीसरे की यहीं पर बात करें तो असंतुलन को दर्शाता है, असंतुलन हो गया, ठीक है, असंतुलन हो गया। और अगर हम लास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे डेफिशिएंसी, विशिष्ट अभाव की बात होगी, जो आपके विटामिन ए से रतौंधी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, जो इस टाइप की डेफिशिएंसीज होती हैं जहाँ पर हम किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, उन्हें हम विशिष्ट अभाव या डेफिशिएंसी कहते हैं। अल्प पोषण वही है कि जितनी आपको आवश्यकता है उतना आप नहीं ले रहे हो न्यूट्रिशन, ठीक है। अत्यधिक पोषण वही अमीर लोग हैं, वही कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, तो इनको अत्यधिक हो जाता है, ये जो होते हैं ये मोटापे के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। और असंतुलन की यहीं पर अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, डिसबैलेंसिंग रहती है कि कभी ले लिया कभी नहीं है, कभी कुछ ज़्यादा ले लिया कभी कुछ, मतलब इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। असंतुलन रहता है एज के अकॉर्डिंग, आपके काम के अकॉर्डिंग, आपकी शारीरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन हम 6 की बात कर लेते हैं। दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ, मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, सूखी सेब, मटर, मूंगफली, तिलहन, अनाज, मेवे आदि होते हैं शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ, ऊर्जा प्रदान करने वाले सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ या कोई भी नहीं। तो आप सभी समझ रहे हो, इनमें सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन जो होता है फर्स्ट क्लास होता है, इसलिए ये शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोटीन की मात्रा जो है प्रोटीन की मात्रा तो हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन हम कह सकते हैं जो क्वालिटी होती है वो A1 क्वालिटी होती है, फर्स्ट क्लास होती है, इसलिए ये शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ में आ जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आपको, क्योंकि ऊर्जादायक में कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा, सुरक्षात्मक में आपके विटामिन आ जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है। RDA को मैंने कई बार आपको पढ़ा दिया है, 3 से 4 बार RDA की क्लास हो गई है, आप चैनल पर देख सकते हो। हर प्रैक्टिस में RDA से संबंधित प्रश्न हमने कराए हैं, तो उन्हें आप देख सकते हो। और आपका यहाँ पर पढ़ते रहोगे तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए आपको बतानी है कैलोरी ऊर्जा क्या निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपको दिख रहा है, विजुअल है बोर्ड पर, क्रमशः 1060 तथा 1350 कैलोरी, बी है क्रमशः 200 तथा 500 कैलोरी, मतलब 1 से 3 वर्ष के लिए ये वाला है, और ऊपर वाले का 4 से 6 वर्ष का ये वाला अमाउंट है, ये वाला, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन में, अगर हम बात करेंगे 2000 से 2200 कैलोरी, मतलब 2000 देनी है 1 से 3 के लिए, या 4 से 6 को 2200 देनी है। यहाँ पर डी है 3000 देनी है 1 से 3 साल के लिए, और 3200 देनी है, मतलब 3200 देनी है 4 से 6 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ए ऑप्शन। और इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने कल परसों की क्लास में ही किया था। तो अगर आपसे 1 से 3 वर्ष का बच्चा है तो 1060 कैलोरी लेगा, और यहीं पर अगर हम बात करेंगे 4 से 6 वर्ष का बच्चा है तो 1350 कैलोरी उससे जो है मिलनी ही चाहिए। ओके, बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। जल द्वारा पकाने की विधि को कितने भागों में बांटा गया है। ए है उबालना, धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आग पर पकाना, बी है उबालना और धीरे धीरे उबालना, सी है उबालना और धीमी आग पर पकाना, डी है कोई भी नहीं। अगर हम भोजन पकाने की विधियों की बात करें तो ये लगभग 3-4 तरीके की होती हैं, जिसमें एक होता है मॉइस्ट मेथड, ठीक है, मॉइस्ट मतलब जिसमें पानी का प्रयोग किया जाता है, जिसका आपसे प्रश्न पूछा गया है। दूसरा होता है आपका यहीं पर अगर हम बात करें ड्राई मेथड हो जाता है, ड्राई मेथड हो जाता है। तीसरे की अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन वाला आता है, जिसमें क्या होता है मिक्स मेथड होते हैं, ठीक है। जैसे कभी हमने कोई चीज़ भून कर बनाई है, ठीक है, भूना फिर उबाला या फ्राई किया फिर उसको छौंक लगाया, तो ये चीज़ें क्या होती है कॉम्बिनेशन में आ जाती, क्योंकि इसमें हम 2 मेथड का रेगुलरली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये होता है कॉम्बिनेशन मेथड। यहीं पर अगर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन के अलावा अगर हम बात करें तो यहीं पर आ जाता है एक अदर वाला आता है। अदर में आप जानते हो हम माइक्रोवेव में अब कुकिंग मतलब यूज़ करते हैं माइक्रोवेव का। दूसरा अगर हम बात करें तो सोलर सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं। तो ये अदर में आपके आ जाते हैं 2, ठीक है। तो इस तरीके से इनको डिफ़ाइन किया गया है।
लेकिन इसके अंतर्गत हमें बहुत कुछ पढ़ना होता है, जो कि आज प्रैक्टिस क्लास है। किसी दिन क्लास करेंगे इसकी, मतलब विधियों की, कुकिंग मेथड्स की हम क्लास करेंगे, तो हम आपको यहाँ पर कंफर्म करा देंगे, ठीक है, मतलब पूरा डिटेल्ड पढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इसकी जल द्वारा पकाने की विधि, तो इसमें आप सभी अच्छे से जानते होंगे, हम उबालते भी हैं, ठीक है, धीरे धीरे भी उबालते हैं। ओके, एक होता है उबालना जिसमें पानी का लेवल जो होता है फूड से भी ऊपर होता है, ठीक है, तो वो उबालना हो गया। धीरे धीरे उबालना जिसमें क्या होता है, पानी का मेथड जो होता है, जो फूड होता है वो ज़्यादा होता है और पानी आधे में होता है, ठीक है, वो ज़्यादा है, धीरे धीरे उबालना। और एक होता है धीमी आग पर पकाना जिसमें मतलब बहुत ही कम पानी होता है और हम धीरे धीरे चीज़ों को पकाते हैं, बस वो चीज़ जले भी नहीं और मतलब पक भी जाए। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉइलिंग होता है, आपका स्टीमिंग होता है और स्टोइंग होता है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट होता है एक, इसी में आता है प्रेशर कुकर में पकाना। अच्छा, प्रेशर कुकर का तापमान पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा 180 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, ठीक है, 180 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इसमें देखने को मिलता है। आपको पता होगा जो जल द्वारा पकाते हैं उसमें बहुत सारी विधियां आती हैं, बॉइलिंग के अलावा भी सिमरिंग आता है, स्टोइंग आता है, पोचिंग आता है, स्टीमिंग आता है, ब्लॉन्चिंग आता है, ये सारे मेथड्स पानी के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन हम इनकी बात अभी नहीं कर सकते, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन है 9, नीचे बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छल्ली या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, उसे कहते हैं वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि। बी है वाष्प द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि। सी है जल द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि। डी है जल द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ हमारा अगर राइट आंसर होगा तो हम सभी जानते हैं ये क्या है, प्रत्यक्ष विधि होगी। सबसे पहले तो यही चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, क्या है ये प्रत्यक्ष विधि है। तो जल द्वारा पकाने, वाष्प द्वारा पकाने की क्या है, प्रत्यक्ष विधि है। यहाँ पर भी ए ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि कपड़े पर के ऊपर जो है फूड रखा है, नीचे से जो आपकी भाप है वो प्रत्यक्ष रूप में आ रही है ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। कल की क्लास में भी शायद हमने इसी की बात भी की थी आपसे, ठीक है, जैसे इडली है आपका उसी में बनता है, और मोमो है, मोमो फैन तो आजकल सभी होते हैं, तो वो इसी विधि से बनते हैं। क्वेश्चन है 10, प्राणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है खनिज, लवण, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन। तो हम सभी जानते हैं जो हमारे प्राणिज भोज्य पदार्थ होते हैं उनसे हमें सबसे ज़्यादा मिलता है यहाँ पर प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन रिच होते हैं। ओके, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 11, भोज्य पदार्थ में मिलावट से होते हैं सुपोषण, कुपोषण, स्वस्थ जीवन या इनमें से कोई नहीं। तो अब ये तो आप समझने वाली बात है कि मान लो कोई नॉर्मल आहार में कंकड़ पत्थर कोई मिला दे, ठीक है, काली मिर्च के जगह कहीं पपीते के बीज हैं, तो क्या काली मिर्च वाला ऑयल आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। हल्दी में मेटालिन मिला है तो हल्दी का जो नेचुरल पीला रंग है वो तो नहीं, उसमें एक पदार्थ मिला है जो कि हमारे लिए हानिकारक है, तो इससे तो हमें कुपोषण होगा। भाई अच्छा ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता, यहाँ पर नेगेटिव ही सही होगा, तो नेगेटिव एक है कुपोषण, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता। और तो इतनी हद होती है, धनिया में गोबर मिला देते हैं, घोड़े की लीद मिला देते हैं, इतना कमाने का मतलब लोगों को शौक है कि कुछ भी करते हैं, ठीक है, मतलब इतना गंदा तो ना मिलाओ कि इंसान को अगर पता हो चल जाए कि इसमें ये मिला है तो उसे उल्टी हो जाए, ठीक है, और बीमारियां तो होती ही होती हैं। क्वेश्चन है यहाँ 12, भूंजने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि द्वारा किया जाता है? जल द्वारा पकाने की विधि में, भी है वाष्प द्वारा पकाने की विधि में, चिकनाई द्वारा पकाने की विधि, और डी ऑप्शन है वायु द्वारा पकाने की विधि। हमेशा यहाँ याद रखना, इस क्वेश्चन को आज ही मन में याद रख लेना, जब भी भूंजने तथा सेकने की बात होगी तो ये वायु में होता है, ठीक है, यहाँ पर वायु का जो होता है आवागमन होता है, तो ये वायु द्वारा पकाने की जो है विधि मानी जाती है, भूंजना तथा सेकना। क्वेश्चन है यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा ये आप तंदूर में आजकल हम लोग रोटियां वगैरह बनाते हैं, ओवन का प्रयोग करते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इसी मेथड के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर भी क्या होती है, गर्म वायु का प्रवेश कराया जाता है, और जब गर्म वायु ठंडी वायु के संपर्क में आती है तो जो आपका फूड होता है वो क्या होता है, अच्छे से भुन जाता है या सिक जाता है ना, जैसे तंदूर होती हैं वो सिक जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। रेफ्रिजरेटर में साकाणु की वृद्धि 14 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे बढ़ जाती है, रुक जाती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर कोई भी नहीं। रेफ्रिजरेटर, हम फ्रिज की बात कर रहे हैं, जब हम फ्रिज का प्रयोग करते हैं तो जो साकाणु आप जानते हो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं जो हमारे भोज्य पदार्थ को ख़राब करते हैं, तो उनकी वृद्धि जो होती है, अगर 14 डिग्री आपने फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर ले रखा है तो क्या होगी, तो यहाँ पर रुक जाएगी भाई, है ना, वृद्धि रुकेगी, इसीलिए तो हम रेफ्रिजरेटर का प्रयोग कर रहे हैं, नहीं तो आवश्यकता ही क्या है। इसमें एक गैस भरी होती है जो होती है फ्रीऑन 12, ठीक है, फ्रीऑन
12 ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है कई बार प्रश्न, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज़ करेक्ट करिएगा, यहाँ पर 14 नहीं होगा, वो भी मैं भी सोचूं 40 डिग्री होगा, ठीक है। 40 डिग्री के मतलब नीचे तापमान पर ये रुकती है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 कर लीजिएगा, ये 14 जो है ये गलत है, ओके। इसीलिए जब आप लोग पीडीएफ मांगते हैं तो सबसे बड़ा डर ये होता है कि जो छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है पीडीएफ में वो कैसे मतलब शेयर। और कल न्यूट्रिशन साइंस का कंप्लीट होते ही मैं न्यूट्रिशन साइंस के सारे पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगी, तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है सभी वीडियो में, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम से ये पीडीएफ्स भी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी इस समय, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी आपके घटना चक्र वगैरह जो भी अभी हमने पढ़ाया सब फ्री में ही दिया है, ठीक है। तो पहले सोचा था लेकिन अब सब फ्री है, ओके। तो यहाँ पर बात करेंगे बैक्टीरिया और जो वायरस होते हैं इन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरिया और वायरस की ही यहाँ पर जो होते हैं कवक फंगस जो फूड को ख़राब करते हैं उन्हीं की ये बात हो रही है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है 14। अंडा तथा दूध सुरक्षित होते हैं 0 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 0 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, सी है 35 to 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, या डी है 20 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये सुरक्षित होते हैं, ये बताना। अंडा तथा दूध के विषय में बताना है। तो अभी हमने बात की थी 40 डिग्री फ़ारेनहाइट की, तो 35 to 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये क्या है सुरक्षित होते हैं। और अंडा दूध वगैरह हम फ्रिज में घर में रखते हैं ना, तो ये वही टेम्परेचर है लगभग। क्वेश्चन है यहाँ पर 15, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है फलों की बोतलों का पर्याप्त रूप से गर्म करना। बी है इनमें निहित वायु को बाहर निकाल कर सील बंद करना, उसे धीरे धीरे पकाना। डी है उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना। बोतलों द्वारा जब हम फलों का संरक्षण करते हैं तो इनमें जो है क्या आवश्यक नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर आपका डी वाला जो है आवश्यक नहीं है कि आप उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाओ हुई, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। बकाया आपको फलों की बोतलों का पर्याप्त रूप से गर्म भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें निहित वायु को भी बाहर निकाल कर उसे सीलबंद करना होगा और उसे धीरे धीरे भी पकाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए। ए है डिब्बों को तेल में डुबाकर उसे फिर यूं ही निकालना चाहिए, यूं ही रखना चाहिए। बी है डिब्बों को पानी में रखना चाहिए। सी है डिब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए। डी है तेल युक्त वस्तु उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग कि अच्छा ये जो लाइव क्लास देखते हो वो ज़्यादा बेहतर है या फिर आपको ये रिकॉर्ड क्लास मिल रही है ये ज़्यादा बेहतर है। हालांकि मेरा काफ़ी नुकसान है इस क्लास में, सच बता रही हूँ। लाइव में आपके खूब सारे मुझे वॉच टाइम वगैरह मिल रहा था, व्यूज़ मिल रहे थे, इसमें कम मिल रहे हैं। लेकिन आप मन से मानिए वो जो पढ़ाई आप करते हो इसमें भी आप आंसर दे सकते हो। आपने क्या करा, हमने क्वेश्चन बोला, आपने वीडियो को सुना और रोक दिया, फिर आपने अपने मन से आंसर दिया, फिर आपने मेरा आंसर सुना। अगर आपका आंसर मैच करता है तो आप उसे सही मानो, नहीं करता है तो उस पर आप उसे अच्छे से पढ़ो। यही तो लाइव में क्या होता है, आपका समय फालतू में जाता है, ठीक है। तो मुझे तो ये क्लास अच्छी लगती है, आराम से मैं भी जब टाइम होता है तो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और टेंशन नहीं होती है कि मान लो सुबह में कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्लास ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मेरे लिए तो ये बहुत बेहतर लगती है क्लास। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। तेल युक्त वस्त्र को क्या है उस डब्बे के चारों तरफ रगड़ दो, जिससे क्या है नमी वगैरह डब्बों के पास नहीं जाएगी। क्वेश्चन है 17, स्ट्रॉबेरी, आप लोग बताइएगा आपको कैसी क्लास अच्छी लगती है, लाइव या फिर ये वाली। स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है नमक, नींबू का रस, गंधक का अम्ल या फिर आलू। तो हम स्ट्रॉबेरी या चेरी का जब भी जैम बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम इसमें मिलाते हैं किसका, नींबू का रस मिलाते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। जब भी हम ये जैम बनाते हैं तो हम साइट्रिक अम्ल को मिलाते हैं। साइट्रिक अम्ल आप जानते हो नींबू के रस को कहते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है यहाँ पर 18, निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है। ए है पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना। बी है रुग्णावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना। सी है शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम कराना। डी है इनमें से सभी। तो आपको पता ये सारे ही हैं, ठीक है। यहाँ पर तो सभी हैं, आपको देख के ही पता चल गया होगा। जैसे कि पहला पढ़ लो, दूसरा पढ़ लो, तीसरा पढ़ लो, चौथा पढ़ लो। पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार। तो आहारीय चिकित्सा में यही तो होता है कि पाचन तंत्र की जैसी कंडीशन होगी उस तरीके का आहार दिया जाता है। रुग्णावस्था में सभी पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना, जो भी आपको पोषक तत्व चाहिए जिनकी कमी है उनकी पूर्ति करना, यही तो काम करते हैं। जो प्रभावित अंग है उनको पर्याप्त विश्राम प्रदान करना, तो यही चिकित्सा में किया जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 19, उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन देना चाहिए 50 से 90 ग्राम प्रोटीन।
ठीक है। 100 से 125 ग्राम प्रोटीन, सी है 20 से 300 ग्राम प्रोटीन, डी है 300 से 350 ग्राम प्रोटीन। तो जब भी हम उच्च प्रोटीन युक्त आहार देते हैं, ठीक है, और मतलब प्रोटीन की बात करेंगे तो हम 50 से 90 ग्राम तक उसे प्रोटीन देते हैं। किसी के लिए प्रोटीन अगर ज़्यादा चाहिए है, जैसे कि किसी को ज्वर रहा है, काफ़ी तेज़ बुखार वगैरह रहा है, तो उसको हम काफ़ी हाई प्रोटीन देते हैं, तो इसमें 50 से 90 ग्राम तक प्रोटीन देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है 20, आपको पोषण की स्थिति में भी दिया जाता है। ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति को आहार में कितनी कैलोरी देनी चाहिए। मान लो किसी व्यक्ति को फीवर है तो उसे कितनी कैलोरी देनी है, 3000, वो भी कैसा व्यक्ति, वयस्क है, 2700, 2500 या फिर 2000। ज्वर से पीड़ित व्यक्ति की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर हम 2700 कैलोरी ही देंगे। ठीक है, 2700 कैलोरी हम देंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 21 की बात करेंगे। अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है कुपोषित व्यक्ति, सुपोषित व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो भाई स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, है ना, स्वस्थ होना चाहिए। भाई सुपोषित है तो वो स्वस्थ भी होगा, है ना। और मान लो सुपोषित तो है और बीमारियां, मतलब पोषण तो है उसके अंतर्गत, लेकिन उसकी जो क्षमता है, मतलब क्रियाशीलता अच्छी नहीं है तो वो बेकार है। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति है, मतलब हर तरीके से स्वस्थ है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अपने परिवार की बात हो, समाज की बात हो, राष्ट्र की बात हो, हित वही कर सकता है जो खुद स्वस्थ हो। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 22, ग्लोबुमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्लाज्मा में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, और यहाँ पर बी ऑप्शन है, यह रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है। सी है, इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर इसका तो ऑप्शन मैं बता दे रही हूँ, सी सही है। लेकिन एक प्रश्न है मेरा यहाँ पर, ये तो हो गया ग्लोबुमिन जो होता है शरीर के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ को हमारे शरीर में विकसित करता है। लेकिन जो आपका ये ऑप्शन दिया है, ये प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करता है, ये कौन सी प्रोटीन है जो प्लाज्मा में जल की मात्रा को नियंत्रित करती है, ये क्वेश्चन आपको देना है। ठीक है, इसका आंसर दे रहा है भाई, ये भी एक प्रोटीन है, ये जो है जल को मात्रा को नियंत्रित करती है, ये भी प्रश्न बनता है, तो ये जरूर बताना। चाय में पाया जाता है थियोफाइलिन, कैफीन, टैनिक एसिड या डी है इनमें से सभी। तो चाय में हमारे ये सभी पदार्थ जो है पाए जाते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 24, गेहूँ जैसे अनाज की खरीद के बाजार को क्या कहते हैं। ए है नमूने द्वारा बिक्री का बाजार, बी है ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री का बाजार, सी है ग्रेड द्वारा बिक्री का बाजार, डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रेड द्वारा ये बिक्री का बाजार कहलाता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन है, भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी समूह, या फिर डी है बी और सी दोनों। तो जब भी हम बहुत ज़्यादा पकाते हैं या चलाते हैं या छानते हैं किसी चीज़ को, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी और सी जो है हमारा नष्ट हो जाता है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। आधे घंटे के अंदर में हमने 25 प्रश्न कर लिए, यही 25 प्रश्न 1 घंटा लेते हैं लाइव क्लास में। आपका समय भी बचा आधा घंटा, आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, हम भी आधे घंटे में कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, कुछ भी, चाहे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं या अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, कुछ भी। तो आप लोगों का भी यही मोटिव होना चाहिए कि हमारा समय बचना चाहिए, कैसे बचता है ये आपको सोचना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।